हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो आज क्लास 12 के लिए आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर गुंजन आपके लिए लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 में सॉल्यूशन के लिए हम आपको रॉल्स लॉ बताए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। रॉल्स लॉ के साथ साथ वेपर प्रेशर का आइडिया दिए थे। तो रॉल्स लॉ दो तरह के सॉल्यूशन में होगा, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वेपराइज करेगा और फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा के हम लोग टोटल प्रेशर दोनों को ऐड करके निकाल लिए थे। ठीक है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम दिखाए थे। ठीक है, नेक्स्ट बताए थे सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में सिर्फ सॉल्वेंट वेपराइज करेगा, सॉल्यूट वेपराइज नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वर्सेस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और उसको भी डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किए थे। अब इसके बाद डियर हम बताए थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों का हम डिफिनेशन लिख दिए थे। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो जो रॉल्स लॉ को ओबे करे आइडियल, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करे वो नॉन आइडियल। द सॉल्यूशन विच ओबे द रॉल्स लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन is known as ideal solution. The solution which do not obey the Raoult's law at all concentration is known as non-ideal solution. उसके बाद total pressure is equal to P1 plus P2 ideal solution के केस में, and total pressure not equal to P1 plus P2 नॉन आइडियल के केस में। अगर हम इंडिविजुअल प्रेशर को देखें तो आइडियल के लिए क्या बताए थे, आइडियल के लिए बताए थे P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब इंडिविजुअल को भी देखेंगे तो P1 बराबर P01 इंटू x1, P2 बराबर P02 इंटू x2, और जो रॉल्स लॉ को ओबे करे वह आइडियल सॉल्यूशन होगा। इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग इक्वल टू अगर 0 हो तो इंथैल्पी चेंज क्यों होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और जब दोनों को मिला के बाइनरी सॉल्यूशन बनता है तो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक नया इंटरेक्शन बनता है। इसी प्रोसेस में हीट में चेंज आता है। तो अगर हीट में कोई चेंज नहीं आया, इंथैल्पी चेंज नहीं आया, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने पर अगर वॉल्यूम के लेवल में कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोले थे। क्या बोले थे, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं लिखे थे, आज यहाँ नोट कर लीजिए एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल फर्स्ट मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH। सेकेंड एग्जाम्पल है N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन, नॉर्मल
यानी स्ट्रेट चेन वाला लेंगे, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H14 और हेप्टेन का C7H16। एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, बेंजीन C6H6, टोल्यूइन C6H5CH3। तो आइडियल सॉल्यूशन का क्या क्या एग्जांपल हो गया डियर? मीथेनॉल प्लस इथेनॉल, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, सबका फॉर्मूला हो गया। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या था? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको बताए थे, ये सारा चीज हम उस दिन भी लिखे थे, इसीलिए इसको लिखना, ये जरूर नोट कीजिएगा एग्जांपल। ये अभी जो हम लिख रहे हैं लिखना जरूरी नहीं, इससे पहले क्लास में लिखे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? P total not equal to P1 plus P2, that is individual partial pressure is not equal to P01 into x1 or P2 is also not equal to P02 into x2. Delta H mixing is also not equal to 0. Delta V mixing is also not equal to 0. और जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करे तो इसको हम लोग कैसा सॉल्यूशन बोले? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बोले? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन होने का कारण क्या है? क्या कारण है कि कोई भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं किया और कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो किया? तो आप 11th में भी पढ़े हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस एंड रियल गैस। द गैस विच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV is equal to nRT इज कॉल्ड आइडियल गैस, और जो PV is equal to nRT को ओबे नहीं किया वो नॉन आइडियल गैस। ठीक उसी तरह जो रॉल्स लॉ को ओबे किया वह आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं किया वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब आइडियल और नॉन आइडियल होने का कारण क्या है? अब नॉन आइडियल है तो ये दो तरह का डेविएशन शो करता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन मींस vapor pressure of solution increases, negative deviation means vapor pressure of solution decreases। तो non ideal solution is of two types। पहला, solution shows positive deviation from Rolle's law। second, solution shows negative deviation from Rolle's law। तो कब पॉजिटिव, कब निगेटिव, कब नॉन आइडियल, कब आइडियल, उसके लिए व्हाट इज द कॉजेज ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। डियर, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, सुनिए। ये एक लिक्विड है A, इसको हम कंपोनेंट 1 माने, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको हम A मान लिए। और एक लिक्विड है यहाँ, इसको हम लोग B माने, यानी कंपोनेंट 2 माने, और थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग B मान लिए। सपोज द टू लिक्विड A एंड B, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, दोनों प्योर स्टेट में है। तो ए का जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है, इस मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है। इसको फोर्स ए बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए
यानी कंपोनेंट 1 एंड 1 एक मॉलिक्यूल के बीच में। इस बीकर में प्योर बी है, यहाँ पे जो बी मॉलिक्यूल के बीच में जो काम कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इसको हम लोग FBB के नाम से इंडिकेट करेंगे। यानी कंपोनेंट 1 जिसको हम ए कह रहे हैं प्योर स्टेट में है, तो हर ए मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन FAA से डिनोट हुआ। बी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FBB के द्वारा इंडिकेट हुआ। अब AA जिसमें सारा A मॉलिक्यूल है, सिमिलर मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, बी वाले कंटेनर में भी सेम बी मॉलिक्यूल है, प्योर स्टेट में है, तो FAA और FBB इज नॉन एज लाइक फोर्सेस। FAA and FBB is known as like forces। अब जब दोनों को हम मिला दिए एक ही कंटेनर में, तो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। कैसा सॉल्यूशन बन गया? बाइनरी सॉल्यूशन। और अब जो मॉलिक्यूल के बीच में एक A हो गया, एक B हो गया, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा FAB कहलाया। अब AA और BB के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह गया। अब ये अट्रैक्शन अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच में क्रिएट हो गया। कब? जब बाइनरी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ तब। जब बाइनरी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ तब। तो दिस इज सेड टू बी अनलाइक फोर्स। अनलाइक फोर्स, ठीक है। ये हो गया अनलाइक फोर्सेस, ये हो गया लाइक फोर्सेस। तो अगर FAB अनलाइक फोर्स इक्वल है लाइक फोर्सेस के FAA और FBB के, मींस अनलाइक फोर्स इज इक्वल टू लाइक फोर्स, सॉल्यूशन इज आइडियल। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन। समझ गए अब कारण कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इफ लाइक फोर्सेस आर इक्वल टू अनलाइक फोर्सेस, लाइक मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच, अनलाइक मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। तो अगर अनलाइक फोर्स इक्वल हो जाएगा लाइक फोर्स के, तो सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन हो जाएगा नॉन आइडियल। इफ like unlike forces are not equal to like forces FAA or BB, then the solution is non-ideal। non-ideal। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या कंडीशन हो गया? अनलाइक फोर्स इज नॉट इक्वल टू लाइक फोर्सेस। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कभी भी बराबर नहीं होगा सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन का। समझ में आ रहा है? ओके। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन shows positive deviation from Rolle's law and non-ideal solution showing negative deviation from Rolle's law। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो क्राइटेरिया हुआ, showing positive deviation from Rolle's law और एक होगा सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन
फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और एक हो गया सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो कब निगेटिव और कब पॉजिटिव आएगा वो डिसाइड करेगा ये फैक्टर, लाइक फोर्स और अनलाइक फोर्स। तो अब देखिए, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो पॉजिटिव डेविएशन कब देगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वीक हो जाए, कमजोर हो जाए। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाए? कमजोर। तो सॉल्यूट भी वेपराइज कर जाएगा, सॉल्वेंट भी वेपराइज कर जाएगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा? जब अनलाइक फोर्स weaker than like forces, then the solution shows positive deviation from Rolle's law. Unlike कमजोर है तो सॉल्यूट भी वेपराइज कर जाएगा, सॉल्वेंट भी वेपराइज कर जाएगा, उसको रोक के नहीं रख सकेगा। तो सॉल्यूशन शोज, यहां पर कंडीशन लिखिए, इफ FAB means unlike force is less than like forces FAA और FBB, ये हो गया like forces, then solution showing positive deviation फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो कब देगा पॉजिटिव? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब अनलाइक फोर्स का मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा लाइक फोर्स से, तब सॉल्यूशन कौन दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। अब आप समझ गए होंगे कि इफ सॉल्यूशन सो FAB, if FAB unlike forces is greater than like forces, then solution shows negative deviation. Solution showing negative deviation from Rolle's law. From Rolle's law. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब FAB इक्वल टू होगा AA और BB के आइडियल, जब FAB नॉट इक्वल टू FAA और BB नॉन आइडियल, जब अनलाइक फोर्स FAB छोटा होगा लाइक फोर्सेस से, तो दोनों कंपोनेंट वेपराइज कर जाएगा और सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन देगा। और अगर अनलाइक फोर्स लाइक फोर्स से मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो दोनों में से किसी को वेपराइज करने नहीं देगा, रोकेगा। इस तरह से निगेटिव डेविएशन आएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ के द्वारा इंडिकेट करने के लिए आता है कि कैसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन देगा और कैसे सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन देगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ग्राफ है जिसको कि हम बनाए हुए हैं। तो पहले आपको हम समझा देते हैं, फिर आपका बना हुआ है वो देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, कोशिश कीजिएगा क्लोज कर देने का। क्लोज कंटेनर ये होता है। इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को रखेंगे, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को रखेंगे, और इधर हम लोग वेपर प्रेशर का ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पे अगर x1 1 है तो x2 क्या होगा? 0। चूंकि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट और दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 बराबर 1 है, x2 बराबर 0 है, तो x1 यहाँ घट करके 0 हो जाएगा और x2 बढ़ करके 1 हो जाएगा। यानी x1 इधर बढ़ रहा है, x2 इधर बढ़ रहा है।
यहाँ पे प्योर कंपोनेंट है सिर्फ x1, x2 नहीं है, तो इस एक्सिस पे प्योर वेपर प्रेशर आएगा। यहाँ पे x2 है, x1 नहीं है, तो इस एक्सिस पे प्योर x2 आएगा। यहाँ पे x1 1 है, तो अब ये क्या होगा, 0 से बढ़ते बढ़ते यहां आ जाएगा। ये हो गया आपका P01 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, काहे कि यहाँ पे x1 1 ही है, x2 नहीं है, और x2 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे P02 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x2 है, x1 नहीं है। समझ में आ गया? और अब इस दोनों लाइन को अगर मिला देंगे, ये टोटल प्रेशर देगा P1 प्लस P2। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, और ये हुआ थर्ड। तो फर्स्ट ये बीच वाला पोर्शन जो है ये होगा P1, ये बीच वाला पोर्शन होगा P2, और यहाँ पे टोटल होगा P total इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर ग्राफ ऐसा आया, अगर ग्राफ ऐसा आया तो आइडियल सॉल्यूशन, स्ट्रेट लाइन का मतलब है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो जितना आइडियल लाइन आया है इससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये लाइन के ऊपर जाएगा, इस लाइन के भी ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग कौन डेविएशन बोल दिए, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर ग्राफ निगेटिव डेविएशन में जाएगा तो हर लाइन के नीचे जाएगा वेपर प्रेशर। ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये आइडियल लाइन से ऊपर चला गया, आइडियल लाइन से ऊपर चला गया, आइडियल लाइन से ऊपर चला गया। इट मींस सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसके बाद अब आपको बताना है निगेटिव डेविएशन के लिए, तो फिर उसी तरह का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे अगर हम x1 को 1 रखे तो x2 0 हो जाएगा, यहाँ पे x1 0 हो जाएगा, x2 1 हो जाएगा, फिर वही कहानी चलेगा। ये आपका हो गया आइडियल का P01, ये हो गया आपका P02, ये बीच वाला पोर्शन को P2, ये बीच वाला पोर्शन को P1, और इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिए P टोटल P1 प्लस P2। ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन x1 इधर बढ़ रहा है, x2 इधर बढ़ रहा है। अब निगेटिव डेविएशन में हर लाइन के नीचे जाएगा वेपर प्रेशर, तो ये हो गया आपका निगेटिव डेविएशन, ये घट गया, हो गया निगेटिव डेविएशन। तो सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। समझ में आया? अब इसी दोनों ग्राफ को हम यहाँ पे प्लॉट किए हैं, शायद आपको ये ग्राफ अब समझ में आएगा। x1 0, x1 यहाँ 1, यहाँ x2 1, यहाँ पर x2 0, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट 1 है वही हो गया P02, यहाँ पे जो कंपोनेंट 1 है P01, और स्ट्रेट लाइन आइडियल लाइन है, ऊपर चला गया, यानी वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है। इसका एग्जांपल पूछता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन। ये हो गया मिक्सचर। ये बाइनरी सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। फिर बोल रहे हैं इथेनॉल प्लस वाटर, एसिटिक एसिड एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन,
एसीटोन प्लस बेंजीन। ठीक है, अब ये ग्राफ आपको फिर समझ में आ गया, x1 0 x2 1, तो इस लाइन पे जो यहाँ होगा P0 2 होगा, क्योंकि x2 1 है, यहाँ पे x1 1 है, P0 1 होगा। ये स्ट्रेट लाइन आइडियल के लिए है, डॉटेड लाइन, और सबका वेपर प्रेशर घट गया, तो ये निगेटिव डेविएशन का ग्राफ है, इधर मोल फ्रैक्शन इधर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन में आइडियल लाइन के नीचे आएगा, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में आइडियल लाइन के ऊपर जाएगा। अब कौन सारा मिक्सचर निगेटिव डेविएशन देगा, तो जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का संभावना होगा जनरली वह निगेटिव डेविएशन देगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया और वह स्केपिंग टेंडेंसी को रोकेगा, सॉल्यूट का भी रोकेगा, सॉल्वेंट का भी रोकेगा। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर पानी में डाल देंगे तो वह हमेशा निगेटिव डेविएशन देगा। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो निगेटिव, स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालेंगे तो भी निगेटिव। तो निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है HNO3 plus H2O, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, HNO3 plus H2O, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस पाइरीडीन C6H5N, C6H5N, HCl प्लस H2O। तो ये एग्जाम्पल हो गया निगेटिव डेविएशन का। एक क्वेश्चन है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म किस तरह का डेविएशन देगा, तो एसीटोन ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन, ये हो गया एसीटोन, और ये हो गया क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये NCERT क्लास में है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, अब ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को रोकेगा और सॉल्यूशन कैसा डेविएशन देगा, निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एसीटोन को जब क्लोरोफॉर्म में मिलाएंगे तो निगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका कहानी आइडियल नॉन आइडियल का। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए भी हमको बाइनरी सॉल्यूशन जानना होगा। कौन सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। इट इज ऑल्सो ए बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा, the composition of solution is fixed. Composition of solution is fixed. तीसरा, do not separated by fractional डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, ये भी बाइनरी सॉल्यूशन है, इसको भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन फिक्स्ड होगा। इट इज ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इट इज ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। एजियोट्रॉप दो प्रकार का होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप कितना प्रकार का होगा? दो प्रकार का। यह भी एक प्रकार का बाइनरी सॉल्यूशन है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो
Azeotrophs is of two types: minimum boiling azeotroph और maximum boiling azeotrophs। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हो गया द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर whose boiling point is minimum than either of the component। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब whose boiling point is minimum whose boiling point is minimum either of the component, whose boiling point is minimum then either of the two component। ठीक है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा? whose boiling point is maximum than either of the two component, तो अब इसका मतलब आप नहीं समझे होंगे। मान लीजिए कि ये वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन हुआ। ये मान लीजिए कि अल्कोहल है C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कुछ 353 केल्विन मान लीजिए। ठीक है, तो एक वाटर लिए, एक अल्कोहल लिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 373 और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 353। अब जब दोनों को मिला देंगे तो ये जो मिक्सचर बना वाटर प्लस अल्कोहल का, तो अल्कोहल कितना परसेंट? 95%। वाटर कितना परसेंट? 5%। अब अल्कोहल को हम 95.5 भी कर सकते हैं, 95.5 भी कर सकते हैं, तो वाटर को 4.5 करना होगा। वाटर को 4.5 करेंगे तो अल्कोहल को 95.5 करेंगे। जब इस फिक्स रेशियो में दोनों को मिला देंगे तो अब ये हो जाएगा एजियोट्रॉफ्स। और इस तरह के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, ना तो 353 रह जाएगा ना तो 373 रहेगा। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन हो जाएगा। तो दोनों ही कंपोनेंट से, वाटर का 373, अल्कोहल का 353 केल्विन, दोनों से को मिलाने पर जो एजियोट्रॉप बना उसका बॉइलिंग पॉइंट 351 हो गया। यानी दोनों कंपोनेंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट घट गया। दोनों कंपोनेंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट घट गया। इसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी उड़ जाएगा तो पॉजिटिव होगा। इसी तरह नाइट्रिक एसिड 68% और वाटर 32% जब मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा एजियोट्रॉप और उसका बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा होगा और वाटर से भी ज्यादा होगा। यानी वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया। क्या हो गया? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो गया और वह निगेटिव डेविएशन देगा, उसका वेपर प्रेशर घटेगा। अब नेक्स्ट क्लास में बाय।